welcome back to the e-learning of Learners Academy English School, class 10th. Today we are going to start chapter 2 of social science, that is cultural heritage of India. In chapter 1 we had studied about natural heritage and cultural heritage of India and cultural heritage of Gujarat. In this chapter we are going to study in detail the cultural heritage of India. In this cultural heritage of India, this is basically categorized into two, that is traditional handicraft and fine arts. Starting with the introduction, India is a country of rich cultural heritage. हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में इसे जान लिया था कि जो हमारा इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच एंड प्रोस्पायर है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है. इट इंक्लूड्स जेनेटिकल एंड मटीरियलिस्टिक हेरिटेज. अभी हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो दो चीज़ें इंक्लूड करता है. कौन सी हेरिटेज? दैट इज जेनेटिक एंड मटीरियलिस्टिक. नाउ व्हाट इज जेनेटिक हेरिटेज एंड व्हाट इज मटीरियलिस्टिक हेरिटेज? जेनेटिक जो हमें हमारे जीन्स से मिलता है, मतलब जो हमने इनहर्ट किया है हमारे पेरेंट्स से, जो हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स से जीन्स में मिली हैं चीज़ें, जैसे कि हमारी फिज़िकल क्वालिटीज़, हमारी मेंटल स्किल्स. कुछ लोग मेंटली अपने जो उनकी थिंकिंग होती है वो उनके पेरेंट्स की तरह होती है. कुछ का फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक उनके पेरेंट्स की तरह होता है. इट कैन बी देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स. कुछ लोगों का उठने बैठने का तरीका जो होता है वो उनके पेरेंट्स पे गया होता है. तो दिस इज़ जेनेटिक हेरिटेज. इसे हम एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकते. ये हमें बाय जीन्स, हमें बाय बर्थ मिलता है. नाउ मटीरियलिस्टिक हेरिटेज. मटीरियलिस्टिक हेरिटेज मीन्स जैसे हाउस है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो हमारे पूर्वजों से हम इनहर्ट करते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, तो उसे हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक हेरिटेज. नाउ व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज? Whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है या फिर अपनी इंटेलेक्चुअलिटी या अपने स्किल्स को यूज करके जो ऑब्टेन करता है या क्रिएट करता है उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं. जिस पे भी जो भी चीज़ ह्यूमन बीइंग अपने इंटेलेक्चुअलिटी, अपने इंटैक्ट और अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को यूज करके ऑब्टेन करता है, क्रिएट करता है, दैट इज कल्चरल हेरिटेज. सेकेंड डेफिनेशन, इट मीन्स द ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स and special type of lifestyle which is adopted by our youngsters is known as cultural heritage. जो भी हमारे कस्टम्स हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमने हमारे पूर्वजों से उनको अडॉप्ट किया है, अपनाया है, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते थे और अब हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है. थर्ड डेफिनेशन, इन एडिशन अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. जो हम एजुकेशन लेते हैं, जो हम फार्मिंग करते हैं, हमारा जो आर्ट है, हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी डेली लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है, ये सब का समअप होता है, तो ये हमारा बनता है कल्चरल हेरिटेज. नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट इंडिया. इंडिया बीइंग एन एंशियंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो है इंडिया. उस पर हमें गर्व होना चाहिए. तो इंडिया के पास पूर्वजों के टाइम से हमारे पास क्या क्या है? तो हमारा बेस्ट ट्रेडिशन है, हमारे पास सोशल वैल्यूज़ है, डोगमा क्या होते हैं? जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं. कस्टम्स क्या होता है? एक्सप्रेशन, एक्शन या फिर हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे कस्टम्स हैं. हमारे फैमिली लाइफस्टाइल, दैट इज़ वासुदेव कुटुंबकम, जो हम पढ़ते आ रहे हैं और हम उसे अपनाते भी हैं. तो ये जो चीज़ें हैं भारत की, वो बहुत सालों, सदियों पुराने से ये सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की है. ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है और ये सारी चीज़ें इंडिया के पास एंशिएंट टाइम से ही हैं. सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. तो हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रखें. अब धीरे धीरे ऐसा होता आ रहा है कि हम वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारी फैमिली सिस्टम है, इसे हम भूल रहे हैं, हमारे कस्टम्स को भूल रहे हैं. हम मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि सही है, हमें करना चाहिए. हमें जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, हमें भी चेंज होना चाहिए उसके साथ साथ. बट
हमें हमारी ज़मीन के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन आवर एंशंट लिटरेचर। हमारा जो एंशंट लिटरेचर है उसमें 64 आर्ट का समावेश होता था। इतनी हम समृद्ध थे कि हमारे पूर्वजों को इतने ही कलाओं के बारे में ज्ञान था। अभी उसके बारे में हम सब 64 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, जो स्किल्स होती है, कसब भी एक आर्ट है। आर्ट ऑफ ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एक्सेट्रा, डांस वगैरह सब ये एक कला है जो हमारे पूर्वजों के टाइम से चलती आ रही है और कुछ को अभी हम भी आर्ट को फॉलो करते हैं। आवर एंशंट करेंसी वर ऑल्सो वैल्यूएबल। जैसे आज डॉलर्स, पाउंड्स, ये करेंसी जो वैल्यूएबल है, वैसे ही हमारे पूर्वजों के टाइम पे हमारी जो इंडियन करेंसी थी वो हमारे हेरिटेज में आती है, वो भी उतनी ही वैल्यूएबल थी उस टाइम पे। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर टू अट्रैक्टेड। इंडिया की जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि हमारी भारत भूमि को सोने की चिड़िया के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि लोग उस पर से ऐसे ही मेस्मराइज हो जाते थे, उसको देख के ऐसे अट्रैक्ट हो जाते थे कि उनको इंडिया आने का, उधर सेटल होने का मन करता था। टुडे द एजुकेशन ऑफ योगा हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। योगा भी आज हमारे एजुकेशन का ही पार्ट है, वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। वो आज ही नहीं बना, हमारे पूर्वजों के टाइम से योग चलता आ रहा है और आज हमने उसको हमारे एजुकेशन में अडॉप्ट किया है और हमने ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट किया है। इसलिए हम 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 1 मार्क में आ सकता है, सो मेमोराइज कर लीजिए, वैसे तो आपको याद ही होगा। In this chapter, we will learn about varied art and craft of India. So let us start with art of Indian artisans. The beauty of Indian cultural heritage is lying in traditional art of its artisans. Artisans मतलब जो आर्ट करते हैं, जो कला को प्रदर्शित करते हैं, उनको आर्टिशंस कहते हैं। तो जो ब्यूटी है हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज की, हमारी वो आर्ट से ही ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, उसकी ब्यूटी उसी से ही झलकती है। सेकेंड, दे हैव स्किलफुली डेवलप्ड वेरिड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आर्ट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से उन्होंने पीपल की लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। पुराने समय में आर्ट से ही हमने डेवलपमेंट शुरू किया था, उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था और हम लोग था तो बहुत कुछ, मीन्स नेचुरल हेरिटेज से तो हमें बहुत कुछ मिला था, लेकिन अब नेचुरल हेरिटेज तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही है, जो हमको नेचर से मिला है। अभी कल्चरल हेरिटेज जो हमने खुद ने डेवलप किया है नेचर को यूज करके। तो जो इंडस्ट्रीज डेवलप की है उससे ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, उसको और ज़्यादा स्किलफुल बनाया, उसको और ज़्यादा डेवलप किया। थर्ड, अभी जो हम आर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं समराइज कर देती हूँ पहले पॉइंट्स में, ताकि इजी हो जाए जानना कि हम कौन से आर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, देयर वर 64 आर्ट्स कंसिडर्ड इन आवर एंशंट लिटरेचर, बट उसमें से हम कुछ आर्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, इनेमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, diamond related artistic workmanship, knitting work. So let us start with art and clay work. हम लोग क्ले वर्क के बारे में, क्ले से हमें पता चलता है हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो मिट्टी हम जन्म से ही उससे जुड़े हुए हैं। तो मैन और जो क्ले है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है सिंस एंशिएंट टाइम। जब कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह नहीं थे तो ह्यूमन बीइंग मिट्टी के यूटेंसिल्स बना के बेचता भी था और उसी से ही वो अपना गुजारा भी करता था। तो द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। क्रेडल मतलब यहाँ पे क्रेडल का मतलब जुड़ा हुआ है जन्म से, और ग्रेव मतलब इसका जुड़ा हुआ है मरण से। तो जन्म से लेके मरण तक हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। थर्ड, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल क्ले थिंग्स वर यूज्ड एबिडेंटली। तब पुराने एंशिएंट टाइम पे तो मेटल था ही नहीं, तो
तब हम क्ले यूटेंसिल्स को यूज़ करते थे और उसी से ही हम हमारा गुजारा करते थे। जो भी चीज़ें बनती थी वो मिट्टी की बनती थी। अब कौन सी चीज़ें बनती थी, जैसे कि टॉयज़, है ना, आज हम लोग टॉयज़ यूज़ करते हैं, रोबोट, देन हाउस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे यूज़ करते हैं, खिलौने, गार्डनिंग के प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मिट्टी से ही सारी खिलौने बनाए जाते थे। पिक्चर, ठीक है, पानी भरने के लिए, देन अर्दन लैम्प्स, ठीक है, यानी दिए, देन क्ले स्टोव दैट इज़ चूल्हा, देन उसके बाद क्ले वेयर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, वो मिट्टी से ही बनाई जाती थी। पॉटर्स ग्रेन्स को, मिल्क को, घी को, बटर मिल्क को, ये सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी पहले डब्बे नहीं हुआ करते थे, तो क्ले यूटेंसिल्स ही बनाए जाते थे जिसमें सारी चीज़ें स्टोर की जाएँ। मैक्सिमम जो किचन वेयर्स बनते थे वो मिट्टी से ही बनते थे, वो क्ले से ही बनाए जाते थे। 6 पॉइंट, द वॉल्स ऑफ हाउसेस, पहले सीमेंट वगैरह प्लास्टरिंग के लिए नहीं हुआ करता था, सैंड सीमेंट ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग वॉल्स को प्लास्टर किससे करते थे, क्ले से ही प्लास्टर, मिट्टी से ही प्लास्टर्स किए जाते थे। क्यूबास मतलब जो हट्स है वो उसको प्लास्टर करने के लिए काउ डंग और क्ले का यूज़ करते थे। 7th, we have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappan culture of ancient time। ठीक है, तो हमें एक्सकवेशन के टाइम पे हमें पता कैसे चला कि पुराने ज़माने में लोग मिट्टी का यूज़ करते थे, तो लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन कल्चर से हमें उसके एक्सकवेशन के टाइम पे क्ले यूटेंसिल्स, जो रेड कलर के क्ले यूटेंसिल्स मिले थे, जिससे हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम पे लोग क्ले यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे। Potter's wheels is considered to be the best device for clay utensils या फिर clay work in ancient India। ancient India में clay work किया जाता था, तो सबसे पहला डिवाइस और सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा था कि जो पॉटर व्हील है, जिसको पॉटर व्हील होता है जिसपे वो व्हील को चला के राउंड राउंड, देन उसके ऊपर वो लोग यूटेंसिल्स को शेप देते हैं, मिट्टी को गढ़ते हैं जिससे, तो वो होता है पॉटर्स व्हील। ठीक है, तो उससे वो लोग यूटेंसिल्स बनाते थे, तो ये बेस्ट डिवाइस भी है और इंडिया का फर्स्ट डिवाइस है क्ले वर्क करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा, है ना, आप लोग देखते हो नवरात्रि में जो अर्दन पॉट होता है जिसमें होल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर दिया जलाया जाता है, माँ जगदम्बा को प्रे करने के लिए वो दिया जलाया जाता है, तो पॉट में रखा जाता है, वो पॉट भी किसका होता है, क्ले का। नेक्स्ट, इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल फॉर बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले। अनबेक्ड क्ले मतलब टेराकोटा, यानी जो कच्ची मिट्टी है हम उसके भी यूटेंसिल्स बनाया करते थे, और पक्की मिट्टी उसको बेक करके पक्की मिट्टी के भी हम लोग यूटेंसिल्स बनाया करते थे, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, दोनों मिट्टी के यूटेंसिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुना कोंड इन साउथ इंडिया एंड लागनाज मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो जगह है जहाँ से हमें रिमेन्स मिलते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि होममेड क्ले यूटेंसिल्स उस टाइम पे बनाए जाते थे। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ वीविंग। द आर्ट ऑफ मेकिंग long threads using small pieces of cotton from cotton balls that is swept and joining them together is called the art of spinning। अब ये spinning क्या होता है, तो जो cotton balls होते हैं उसमें से, अब cotton balls होते हैं उसमें से हम अलग करते हैं, टुकड़े टुकड़े उसके अलग करते हैं, देन उसमें से थ्रेड बनाते हैं, उस थ्रेड को हम जॉइन करते हैं, उस जॉइनिंग के प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। अगर आपको ध्यान हो तो गांधी जी जो खादी वर्क करते थे तो उसके लिए वो चक्रा यूज़ करते थे, तो चक्रा यूज़ करके वो कौन सा वर्क कर रहे थे, स्पिनिंग। तो गांधी जी ने ही जो ये स्पेशल इम्पोर्टेंस दी थी स्पिनिंग को, और कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की थी स्पिनिंग की। कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की थी तो उससे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री जनरेट हुई थी, बिकॉज उन्होंने उस टाइम से स्पिनिंग से ही कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करके स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिससे उन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का बैनर, उसको फ्रीडम मूवमेंट को स्थापित किया था और उससे शुरुआत की थी, तो इसके लिए उससे एक न्यू हिस्ट्री बनी थी। नाउ नेक्स्ट इज हैंड वीविंग। हैंड वीविंग भी वीविंग आर्ट का एक हिस्सा है। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल। ठीक है, इंडिया अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत जाना माना गया है एंशिएंट टाइम से ही। इट इज़ वेल नोन दैट होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टाका ऑफ
fine muslin of Dhaka could also pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. तो टाका मतलब एक जो कपड़े का जो पूरा थान होता है उसमें से हम कपड़ा कट करके उसके ऊपर स्टिचिंग वर्क शुरू करते हैं. ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका का जो मसलिन है जिसको हम मखमल भी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है. इतना फेमस है और वो इतना मुलायम होता है कि वो एक रिंग में से भी इजीली पास हो जाए. जितना भी बड़ा कपड़ा हो वो एक रिंग में से अंगूठी में से भी इजीली पास हो जाए और मैच बॉक्स में भी वो इजीली कवर होके उसके अंदर समा जाता है. थर्ड, मोर ओवर कारपेट ऑफ सेवरल regions, knitting work on attire and artistry etc. occupied a prominent place. कारपेट मतलब जो गालीचे होते हैं, ठीक है, वो कारपेट भी बहुत सेवरल रीजन्स में बनाए जाते थे. और निटिंग वर्क मतलब बुनाई, कढ़ाई और बुनाई जो बोलते तो बुनाई, स्वेटर को बुनना वगैरह, ठीक है. तो ये निटिंग करना ये आर्टिस्ट्री वर्क है. इससे ये भी बहुत लीडिंग प्लेस, इसकी भी बहुत लीडिंग प्लेस है हमारे इस हेरिटेज में. नेक्स्ट, अमोंगस्ट देम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. इन कपड़ों की भी अपनी एक विशेषता है. कौन से? पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी और बांधनी, इस जो राजस्थान की बांधनी है. और ये सारे जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं, इसकी वजह से भी इंडिया की आइडेंटिटी जानी मानी गई है, बाहर भी, इंडिया में भी और बाहर भी. During the golden period of सोलंकी era, गुजरात हैज़ प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड. जब सिद्धराज जयसिंह का राज शासन चल रहा था सोलंकी इरा के टाइम पे, वो बहुत गोल्डन इरा माना गया था, गोल्डन पीरियड माना गया था गुजरात के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे इस आर्ट को यूज़ करके. देन ड्यूरिंग दिस रिजाइन, जो पाटन के जो वीवर्स थे, सिद्धराज जयसिंह के जो राज शासन के टाइम पे पाटन के जो वीवर्स थे, उन्होंने अपने कला से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुए थे. द पटोला ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल. उनकी स्किल्स की वजह से पटोला जो पाटन का है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time consuming art. कुछ ही लोगों को ये कला आती थी. क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली भी मिलता था. क्यों? क्योंकि कुछ ही लोगों को ये कला आती थी. और कुछ ही लोग, क्यों इतना ज़्यादा कॉस्टली था फिर भी क्यों कुछ ही लोगों को आता था? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. इसकी वजह से ये कुछ ही लोगों को इसकी स्किल्स हैं. तो जो सिल्क के जो कपड़े हैं, दैट इज विविध, एक जिसको वीव किया जाता है, वो पाटन के ही पटोला है. उसको पाटन में जो सिल्क वेयर है जिसे वीव किया जाता है, दैट इज नोन एज पटोला ऑफ पाटन. सो इट मीन्स वीविंग. दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न आइदर ऑफ टू साइड्स. दोनों साइड्स सीधे हैं, इसमें से कोई भी साइड उल्टा नहीं होता है. कौन से भी साइड से उसे पहन सकते हैं. दोनों ही एक ही साइड जैसे लगते हैं, दोनों ही सिंगल साइड जैसे लगते हैं. This type of patola variety has a good durability and its original colors remains intact. इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग है. ये कपड़ा मतलब बहुत समय तक चलता है, इसकी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग टाइम तक वो कपड़ा चलता है. और इसका जो कलर है वो ओरिजिनल कलर यूज़ करते थे उसमें, और वो कभी भी इंटैक्ट नहीं होता था, मतलब वो फिटता नहीं था. वो कलर जो है वो फेड नहीं होता था. देयर इज़ अ सेइंग द सेम इन द रेफरेंस दैट पड़ी पटोले बात फाटे पण फिटे नहीं, कि फट जाएगा पर फिटेगा नहीं. पाटन का जो पटोला है वो इतना ड्यूरेबल है कि वो फट जाएगा, पर उसका जो कलर है वो इतना ड्यूरेबल है कि वो फिटेगा नहीं, कि वो फेड नहीं होगा. इंग्लिश में भी बोला गया, द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ में बी टोन. क्लॉथ फट जाएगा पर उसका कलर नहीं जाएगा. Now next is art of embroidery. The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. जब मोहनजोदड़ो और हरप्पा का एक्सकावेशन किया था उस टाइम पे जो रिमेन्स मिले थे, जो आइडल्स और स्टैचू मिले थे, उनके ऊपर जो कपड़े ढके हुए थे या कपड़े पहने हुए थे, उस आइडल्स के ऊपर हमें इसकी रिमेन्स मिले थे कि उस वक्त उन कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. उससे हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम से जो हमारे पूर्वज थे वो एम्ब्रॉयडरी और आर्ट, निटिंग का आर्ट करते थे.
The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. इससे हमें पता चलता है कि men, women और children हर किसी के कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी का जो आर्ट किया जाता है, ये कोई भी पहन सकता है, ज़रूरी नहीं है इसे चिल्ड्रन पहनेंगे, लेडीज़ पहनेंगे या मेल पहनेंगे, ये कोई भी पहन सकता है ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जो कपड़ा है। और एंशिएंट टाइम से हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है। Third, this art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh। कहाँ देखा गया था ये आर्ट, मतलब ये आर्ट का जो कपड़ा है वो कहाँ के लोग पहले पहना करते थे? तो सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये 3 राज्य हैं, ये 3 रीजन्स हैं जो इस कपड़े को पहना करते थे ज़्यादातर। सिमिलरली कश्मीरी कसब वर्क ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो वेल नोन। कश्मीरी कसब भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है इसी तरह से। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी के अलावा जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी जो कि गुजरात के ये सिटीज़ हैं, इसमें इसकी बांधनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Same way, the traditional style of bandhani with all its luster and due to the beauty of design of elephant, puppet, dice, picture is very popular today। आज भी जो ये बांधनी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो बांधनी है इसके कैसे डिज़ाइंस किए जाते थे बांधनी के, तो एलिफेंट का डिज़ाइन किया जाता था, पपेट का, डाइस का और पिक्चर के डिज़ाइंस इस पे बनाए जाते हैं आज भी, और वो उसके लिए पॉपुलर है। Cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra region of Gujarat। ज़्यादातर जो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात के रीजन्स हैं उसकी जो वुमेन्स हैं वो इस कॉटेज इंडस्ट्री को चलाया करती थी। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट्स, शाखास, क्लोथ्स लाइक केडिया इज वेल नोन इवन टुडे। तो तब एम्ब्रॉयडरी किए हुए तोरण बनाए जाते थे जो कि दीवार पे लगाए जाते हैं, गेट पे, विंडोज़ पे, या फिर चकड़ा जो कि वॉल पीस है, पिलो कवर पे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, बेडशीट्स पे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, केडिया जो कि नवरात्रि में बॉयज़ पहनते हैं तो वो मेल ड्रेस है तो उस पर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है आज भी। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट मीन्स जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो, तो शॉल्स और ब्लैंकेट्स पे भी एम्ब्रॉयडरी अलग अलग डिज़ाइंस में की जाती है आज भी, और पहले के ज़माने में भी की जाती थी। नेक्स्ट, एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। कच्छ का जो बनी एरिया है उसमें जो जट कम्युनिटी है वो इस एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए खुद में ही यूनिक मानी जाती है। So dear students, we will continue this topic in our next video. I hope today's content was descriptive enough. So till then, you memorize these forms of art discussed today. Stay tuned, stay healthy. Thank you.